Hello students, this is second video of financial market, and in this video we going to discuss money market and instruments of money market. In last class we discussed there are two types of market, that is capital market and money market. Now we are going to detail discuss of money market. The main point related to money market is money market. As you know, we discuss money market is related to short term सिक्योरिटीज. हमने पढ़ा था इसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डीलिंग की जाती है, तो आप इसका पॉइंट लिखेगा डील्स इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज. शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज कौन सी होती है? जिसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम 1 ईयर होता है. ड्यूरेशन ऑफ टाइम 1 ईयर होता है जिसका. ठीक है, तो ये तो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मनी मार्केट कि डील्स इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी एंड जनरली ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर. ठीक है. दूसरा, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये काफी एक्सपेंसिव होते हैं कंपेयर टू कैपिटल मार्केट. तो आप इसमें लिख सकते हो द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट इज द इंस्ट्रूमेंट्स जो अभी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे मनी मार्केट इज क्वाइट हाई. ये थोड़े से महंगे हैं. ठीक है. एक इनमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म होते हैं सिक्योरिटी, तो इसमें लिक्विडिटी क्या होती है, ज्यादा होती है. शॉर्ट टर्म का मीन्स ये होता है कि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 ईयर होता है. जैसे ही हमें पैसे की जरूरत होए हम इस सिक्योरिटी को इजिली सेल कर सकते हैं. तो जब ये इजिली सेल हो जाएगा मीन्स यहाँ पे लिक्विडिटी क्या होती है, जनरली हाई होती है. तो आप लिखेंगे हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी. हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी. ठीक है. और इसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, आपको पता है 2 तरह की रिक्वायरमेंट होती है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की. कैपिटल, फिक्स कैपिटल होती है, एक होता है वर्किंग कैपिटल. तो आप बताइएगा मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हमारी कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी होगी? तो आप बोलोगे हमारी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी, क्योंकि फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो हमेशा लॉन्ग टर्म सोर्स से की जाती है, न कि शॉर्ट टर्म सोर्स से की जाती है. तो इसलिए किस चीज की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है, ये करता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को. ठीक है ना. तो मनी मार्केट फॉर किसके लिए काम करता है? ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. तो ये 4 पॉइंट है मैंने लिखाए हैं आपको. आपकी बुक में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये डिटेल्स में है. अगर आप इनको करोगे तो आपका एक अच्छा मीनिंग तैयार हो जाएगा मनी मार्केट का. ये जब हम कंपेयर करेंगे मनी मार्केट को कैपिटल मार्केट से तब ये पॉइंट हमारे काम आने वाले. ठीक है. तो आप इनका देख लीजिएगा. और एक मनी मार्केट का फॉर्मल मीनिंग आपके स्क्रीन पे है, आप इसको भी पढ़ लीजिए. देखिए क्या लिखा है. मनी मार्केट इज ए मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स. ठीक है. शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करता है. ऊपर आ गया हमारा शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करता है. इट डील इन मॉनेटरी एसेट्स होज मेच्योरिटी पीरियड इज अप टू 1 ईयर. मीन्स इसका जो मैक्सिमम टाइम ऑफ ड्यूरेशन है या 10 ईयर है वो कितना है, मैक्सिमम 1 ईयर का होता है. लेस देन 1 ईयर होता है बट मैक्सिमम 1 ईयर की बात हो रही है यहाँ पे. ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जो हम पढ़ेंगे अभी. हम ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट डिपॉजिट आर द इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन मनी मार्केट.
तो ओके गाइस, मनी मार्केट का जो मीनिंग है वो आपके लिए कंप्लीट हो चुका है कि मनी मार्केट में हम क्या करते हैं, हम अपने फाइनेंस का अरेंज करते हैं शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के थ्रू, तो वो हमारा मनी मार्केट होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस स्टडी भी बहुत बार आ जाती है इसमें, तो ध्यान से पढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पे एक स्लाइड है, इसमें हमने 6 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स लिए हैं। ठीक है, रीपर्चेज एग्रीमेंट है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये 6 ही एग्रीमेंट होते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये जनरली 6 इंस्ट्रूमेंट्स को स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। एज पर एनसीईआरटी आपके सिलेबस में 5 ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये रीपर्चेज एग्रीमेंट वाला जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसका डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम एक्चुअल में इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है इंस्ट्रूमेंट्स, रीपर्चेज एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये देखिए, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल एंड शॉर्ट नोटिस मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और ट्रेजरेबल्स। तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप इनको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसमें से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आ जाता है। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, पहला हमारा कॉल मनी। कॉल मनी का एक नाम और होता है, वो क्या था, शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट नोटिस मनी, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, लिख लीजिए, जितना भी डिटेल है मैंने कोशिश किया स्क्रीन में शो करने का। कॉल मनी इज ए शॉर्ट टर्म फाइनेंस। हम पढ़ रहे हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस तो होगा। रीपेबल ऑन डिमांड, आपको जैसे डिमांड होगी आपको पेमेंट करनी होगी। नाम से देखिए, कॉल मनी, जैसे ही हम कॉल करेंगे उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, मीन्स इतना शॉर्ट पीरियड होता है इसका कि हमें कॉल किया और पैसा हमारे पास आ जाना चाहिए, मीन्स रीपेबल ऑन डिमांड। और इसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो होता है 1 to 15 डेज। ठीक है ना, हमने यहाँ पे भी शो किया 1 to 15 डे। ठीक है, इट इज अ मार्केट फॉर एक्सट्रीमली शॉर्ट पीरियड लोन। ये शॉर्ट पीरियड के लिए यूज की जाती है, कोई बताने की जरूरत नहीं, ऊपर लिख रखा है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। द डे टू डे सरप्लस फंड मोस्ट ऑफ बैंक्स आर यूज। इसको जनरली कौन यूज करता है, बैंक्स यूज करते हैं। ठीक है, और इसकी जो इंटरेस्ट वगैरह होता है, रेट होता है, उसको हम कॉल मनी के थ्रू उसको सेटल करते हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट को हम क्या बोलते हैं, कॉल रेट बोलते हैं। मीन्स कॉल मनी के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो कॉल रेट होता है। तो मैंने जितने भी बात बताई आपको, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लग रही है वो आप नोट करते जाइए कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है, पेबल ऑन डिमांड होता है, इसका मेच्योरिटी जो टाइम पीरियड है वो 1 to 15 डे होता है। ठीक है, इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको कॉल रेट कहते हैं, जनरली बैंक के द्वारा यूज किया जाता है इसको। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप उस एग्जांपल के थ्रू समझोगे तो आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा स्टेट बैंक और आईसीआई बैंक। हम साइड में देखते हैं, एक एसबीआई है, एक आईसीआई बैंक है। आपने सुना होगा सीआरआर, सीआरआर वर्ड सुना है इकोनॉमिक्स में। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो। हर बैंक को कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है फोर्टनाइट के अंदर। ठीक है ना, ऐसा कुछ होता है। हमें उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना कि क्या होता है सीआरआर, डिटेल में नहीं पढ़ना, ये आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो सीआरआर की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। मान लो एसबीआई बैंक के पास जैसे ये सीआरआर की रिक्वायरमेंट पूरी करने का डे आता है, उस दिन उसके पास पैसे का शॉर्टेज है। इसके पास क्या, शॉर्टेज ऑफ फंड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आईसीआई बैंक वाले को फोन करेगा, ये इसको फोन करेगा, बोलेगा सर मुझे 12 बजे मेरे अकाउंट में सीआरआर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, उसके लिए कुछ पैसा चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात। एसबीआई क्या करेगा, आईसीआई बैंक वालों को फोन करेगा कि मेरे को सीआरआर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 12 बजे
मेरे अकाउंट में पर्टिकुलर अमाउंट होनी जरूरी है, इसके लिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। तो आईसीआई बैंक वाला कहता है ठीक है मैं आपको पैसा दे दूंगा, लेकिन वापस कब दोगे? तो एसबीआई वाला कहता है कि मैं आपको शाम को 4 बजे वापस कर दूंगा। मुझे 12 बजे मेरे अकाउंट में शो करना है सीआरआर कि इतना मेरे अकाउंट में है, 4 बजे मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये क्या एक तरह से, ये एक तरह से शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन है ना, एक तरह से शॉर्ट टर्म के लिए उसने पैसा, ये सिर्फ 4 घंटे के लिए, ठीक है ना। सीआरआर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एसबीआई बैंक आईसीआई बैंक से शॉर्ट पीरियड के लिए कुछ पैसा उधार लेते हैं, जिसको वो 4 बजे वापस दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया एक तरह से, ये एक तरह से आपको क्या करता है, टेम्परेरी शॉर्टेज को जो बैंक फेस करते हैं वो दूसरे बैंक से कुछ पैसा बोरो कर लेते हैं, ठीक है ना, कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए। तो यही हमारा होता है कॉल मनी। अब मान लो इसने 10 करोड़ रुपए लिए हैं, तो 10 करोड़ रुपए आईसीआई बैंक ने एसबीआई को दे दिया 12 बजे, ठीक है, और 4 बजे इसने वापस दे दिया। लेकिन वापस देगा तो इसके साथ कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो उस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉल रेट। अब इंटरेस्ट रेट होता है यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता, ये क्या होता है, वेरिएबल होती है, ठीक है ना। इसकी जो कॉल रेट होती है वो वेरिएबल होती है, अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये कवर करता है, ठीक है। और एक इसका नाम और होता है कॉल मनी को, हम एक नाम और भी बोलते हैं इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। कई बार एग्जाम में ये भी लिखाता है इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट, क्योंकि ये जनरली बैंक के द्वारा यूज की जाती है। वैसे बहुत सारी इंस्टीट्यूट होती है लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, वो भी इसको यूज करता है। लेकिन जनरली जो मोस्टली पार्ट है वो बैंक इसको यूज करता है अपनी जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। वो दूसरे बैंक से एक तरह से टेम्परेरी पैसा लेता है। तो इसको एक नाम वो लिख रहा हूँ, वो भी लिखेगा इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट, ठीक है, इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट मीन्स ये बैंक टू बैंक उधार लेता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। ये तो वही बात होगी, मालूम एक अपन है, एक दोस्त है, अपने को पैसा चाहिए था, फीस जमा करानी है स्कूल में और पैसा घर से नहीं लेके आए, तो हम दोस्त से उधार ले लेते हैं कि भाई 500 रुपये दे दे, मेरे को फीस डिपॉजिट करानी है, घर जाके मैं तेरे को पैसा वापस दे दूंगा घर से लेके। तो वही बात यहाँ पे है, ठीक है ना। कॉल मनी जस्ट यही होता है, ठीक है ना। जैसे हमने एग्जाम्पल लेता है कि फीस वगैरह, ठीक है ना। तो लेकिन ये किसके बीच में होता है, ये होता है बैंक के बीच में, ठीक है। तो आई थिंक ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। हम इस टॉपिक को इसलिए टाइम लगा रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है ना। ये आप देखोगे इस स्क्रीन के ऊपर, ये देखो मैंने इसमें रेट, कॉल मनी की रेट बता रखी है कि ये वेरिएबल होता है, टाइम टू टाइम ये कम ज्यादा होती रहती है, ठीक है। अपनी जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होता है उसको पूरा करने के लिए बैंक करते हैं, ठीक है, अपन लेते हैं ना, वही बात इसमें बस। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, ध्यान से पढ़ेंगे। एक चीज आप बताइए, ट्रेजरी होता है, एक याद कर लीजिए, ट्रेजरी किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। ट्रेजरी किसके होता है, गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट का खजाना आप बोलते हैं ना, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जब कोई सिक्योरिटी इशू करेगा, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेगा तो ये कौन सी सिक्योरिटी हो जाएगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो एक तो ध्यान रखिए ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ठीक है। गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इशू करती है पब्लिक को, और पब्लिक उसको परचेज करती है, ठीक है। परचेज कैसे करेगी, पैसे के थ्रू करेगी, मीन्स अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंच जाएगा और गवर्नमेंट उस पैसे को यूज करेगा और फिर उसके जो डिस्काउंट वगैरह वो उस पैसे वो उसको सेटलमेंट करता रहेगा, वो हम अभी समझेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि ट्रेजरी बिल्स होता है
और ट्रेजरी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। तो ट्रेजरेबल्स क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, याद रखिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या खुद इश्यू करेगी? गवर्नमेंट कभी खुद इश्यू नहीं करती। गवर्नमेंट ये फाइनेंस से रिलेटेड जो भी मैटर होता है वो आरबीआई संभालता है। तो इसको कौन इशू करेगा? आरबीआई इशू करेगा। तो पढ़िए, दिस बिल आर इशूड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे कौन इशू करता है? इसको आरबीआई इशू करता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। क्यों करता है? मीट इट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत रहती है, तो उस पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट आरबीआई को बोलता है कि भैया पैसे की जरूरत है, तो आरबीआई फिर गवर्नमेंट के बिहाफ पे ट्रेजरी बिल इशू करता है। ट्रेजरी बिल स्टैंड फॉर गवर्नमेंट, ठीक है ना, बिल होता है एक तरह से। दे आर शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट टर्म ही होगा। और पीरियड भी इसका लेस देन 1 ईयर होगा, ये भी एक क्लियर है। और ये किसको बेचता है फिर? आरबीआई बैंक्स को बेचता है, पब्लिक को बेचता है, जिसका मन करे वो ले सकता है। ट्रेजरी बिल्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नेगोशिएबल होता है जिसको हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा हुआ है 11th क्लास में कि बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, प्रोमिसरी नोट्स, अपना जो एक करेंसी नोट्स होता है वो भी कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक तरह से उसको हम फ्री ट्रांसफरेबल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें ट्रेजरी बिल्स में हमारी कवर होती है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लेके आते हैं, देखिएगा क्या है। आरबीआई ने इशू कर दिया, ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू कर दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। अब आप एक चीज बताओ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है तो उसमें ट्रस्ट ज्यादा होता है कि नहीं होता? ट्रस्ट ज्यादा होगा पब्लिक का। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इट इज ए सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, कंसिडर एज ए सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है भाई। तो कल को कोई दिक्कत होगी तो हम तो गवर्नमेंट को पकड़ लेंगे, तो ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और ये किस पे किया जाता है? डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। कैसे किया जाता है अभी बताऊंगा मैं। इशू ऑन डिस्काउंट। अगर आपको फिर भी कुछ पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा है या आपके मन में कोई क्वेरी आ रही है कि हमें इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं। हम उसके लिए एक मिसलेनियस बिजनेस स्टडी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, जिसमें हम कुछ जो डिफरेंट टाइप के टॉपिक है जो हमारे नॉर्मल सिलेबस में नहीं आते हैं बट एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, तो उसके लिए हम उसको प्लेलिस्ट को यूज करेंगे, ठीक है। इशू ऑन डिस्काउंट, ये डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। तो मिस यहाँ पे कोई इंटरेस्ट दिया जाता है क्या? इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं दिया जाता। आप नोट कर लें इस चीज को, कई बार कंफ्यूज रहता है कि इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, इस पर डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसका एक नाम और बोलता है जीरो कूपन बॉन्ड। कूपन बोलता है इंटरेस्ट को, तो जीरो कूपन बॉन्ड में से इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। अब आप कहोगे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो हम इसमें पैसे क्यों लगाएंगे? तो बताता हूं मैं क्यों लगाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान लो एक 1000 रुपीज का ट्रेजरी बिल, ठीक है, गवर्नमेंट आरबीआई इसको 900 रुपीज में इशू करती है। इश्यू प्राइस कितना है? 900 रुपए का। गवर्नमेंट कहता है इस पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन आफ्टर 5 ईयर आप 1000 रुपये ले जाना वापिस। मिसेस के मेच्योरिटी वैल्यू कितनी है? 1000, इसको बोलते हैं मेच्योरिटी वैल्यू। तो इट मीन्स 5 साल के बीच में हमें 900 वाली जो बिल है उसका कितना रुपए मिलेगा? 1000 रुपये मिलेगा। मीन्स एक तरह से ये 100 रुपये है वो क्या है, एक तरह से इंटरेस्ट ही माना जाएगा, लेकिन इसमें इशू करने का जो स्टाइल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसा कि मैंने बताया था, इसमें कोई परसेंटेज इंटरेस्ट नहीं होता कि आपको इतना % इंटरेस्ट मिलेगा। 1000 वाली चीज आपको 900 में दी जाती है, 5 साल बाद में उसी चीज का 1000 रुपये आपको मिलेगा। तो इट मीन्स ये एक तरह से 100 रुपये डिस्काउंट है, और ये 100 रुपये आपकी अर्निंग है फॉर 5 ईयर की, ठीक है। तो समझ में आ गया डिस्काउंट का टॉपिक। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है भाई।
ठीक है, बाकी तो हमने स्लाइड में भी किया है, लेकिन आपको एक ये देखनी है कि सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, दूसरा इसको डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, और तीसरा जब डिस्काउंट पे इशू किया जाता है तो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होता है। इंटरेस्ट नहीं होता है तो इसको हम नाम बोलते हैं जीरो कूपन। कूपन नाम है वो इंटरेस्ट का ही नाम है, ठीक है ना, कूपन को हम इंटरेस्ट ही बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये सेकंड भी आपका क्लियर हो चुका है। अब आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं जितना अगर वेरी लगाऊं तो वो भी कम रहेगा इसके लिए, ठीक है ना। 90% इसके चांस है कि कमर्शियल पेपर के बारे में आपको पूछा ही जाएगा, चाहे वो कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आए। अब ध्यान रखिए, पहले हमने पढ़ा कॉल मनी, देखो इस पे नाम में कंफ्यूज मत हो जाना। पहला हमने पढ़ा कॉल मनी, कॉल मीन्स कॉल किया पैसा आ गया, मीन्स वेरी शॉर्ट, शॉर्ट नोटिस। ठीक है, फिर हमने पढ़ा ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल मीन्स गवर्नमेंट की ट्रेजरी, गवर्नमेंट ट्रेजरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो कौन इशू करेगा, आरबीआई इशू करेगा। तो इस हिसाब से आप उसको लिंक बनाइए, याद कीजिए। अब बात आ रहा है कमर्शियल पेपर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कमर्शियल पेपर। ये शॉर्ट टर्म, ये पता है शॉर्ट टर्म। अनस्कोर्ड मनी, ध्यान रखिए, अनस्कोर्ड, अनस्कोर्ड होता है, इसके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं होती। बाकी जितना भी होता है इंस्ट्रूमेंट सब पे सिक्योरिटी होती है, लेकिन कमर्शियल पेपर पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती। अब आप ये बताइए, क्या आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दोगे जो कंपनी कोई सिक्योरिटी नहीं दे रही है आपको? मान लो मेरी कंपनी है, मैं आपसे कहूँ कि मेरी कंपनी में आप 10 लाख इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, तो क्या आप इसमें इन्वेस्ट करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये कौन सी कंपनी इशू करती है इसको? ये करती है रेपुटेटेड कंपनी। तो ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है रेपुटेटेड कंपनी। ये सिर्फ और सिर्फ रेपुटेटेड कंपनी के काम की बात है, अपने काम की बात नहीं है। रेपुटेड कंपनी बहुत सारी है जिसकी अच्छी रेपुटेशन है, जिनको जो हमारे इन्वेस्टर है उसको भी इस पर पूरा ट्रस्ट है कि ये कंपनी कभी नुकसान में नहीं जाएगी, तो वो बिना सिक्योरिटी ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो क्या होता है, अनसिक्योर्ड होता है। अब इसमें देखिए, इशू एज ए प्रोमिसरी नोट्स, प्रोमिसरी नोट्स की तरह इशू होती है, प्रॉमिस करते हैं बस कि हम आपको पैसा रिटर्न कर देंगे। बाय बिग बिजनेस फ्रॉम हैविंग एक्सीलेंट क्रेडिट रेटिंग, जिसकी रेटिंग अच्छी है, मीन्स वही बात होगी जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, उस कंपनी के थ्रू ये इंस्ट्रूमेंट्स इशू किया जाता है। तो पहले तो ये बात क्लियर होगी कि इसको कौन इशू कर सकता है, हर कोई इसको इशू नहीं कर सकता। जिस कंपनी की रेटिंग अच्छी है, रेपुटेशन है, वो इसको इशू करेगा, बिकॉज दिस इंस्ट्रूमेंट्स इज अनसिक्योर्ड, देयर आर नो गिवन सिक्योरिटीज। और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 15 डे टू 1 ईयर होता है। बस आपको एक चीज याद रखना है कि 1 साल से कम ही होता है, ठीक है ना। इट इज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फंड, तो ये बताने की जरूरत नहीं है शॉर्ट टर्म फंड है। शॉर्ट टर्म फंड में किस तरह के होते हैं, या तो सीजनल होगी या वर्किंग कैपिटल होगी, फिक्स कैपिटल तो हो नहीं सकती है, तो ये भी बताने की जरूरत नहीं है। और इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि कमर्शियल पेपर का जो एक पेपर होता है वो मिनिमम अमाउंट 5 लाख रुपए का होना चाहिए, ठीक है ना, या उसके मल्टीपल में होना चाहिए। मल्टीपल मीन्स 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं कि 5 लाख 40 हजार, ऐसे नहीं। तो कमर्शियल पेपर की हमने बहुत सारी बातें यूज की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट लिख रहा हूँ, तो आप भी इसको देखेंगे। एक तो रेपुटेटेड कंपनी के थ्रू इशू किया जाता है। रेपुटेटेड कंपनी का एक नाम और भी होता है, ध्यान से देखिए, कई बार केस स्टडी में आ जाता है, ब्लू चिप कंपनी, ये रेपुटेड कंपनी का नाम ही होता है, ठीक है ना। ये हम फाइनेंस की लैंग्वेज में इसको ब्लू चिप कंपनी बोलते हैं, तो ठीक है। और ये क्या होता है, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स होते हैं। मैं इसको दोबारा इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और रिक्वायरमेंट कौन सी पूरी करेंगे, सिंपल सी बात है, जितने भी शॉर्ट टर्म फंड है वो या तो सीजनल या वर्किंग कैपिटल, तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, हमने इसमें देखा है। देखो कमर्शियल पेपर यहाँ इशू करा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। तो फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल
एंड सीजनल डिमांड। वर्किंग लिख दो, वर्किंग सीजनल वर्किंग में ही आ जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको लिख सकते हो। कमर्शियल पेपर के रिगार्डिंग जितने भी बातें हैं वो सारी सारी इसमें आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्लियर ये पॉइंट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, ध्यान से देखिए। ए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अनसिक्योर्ड, ये भी क्या होता है, अनसिक्योर्ड होता है। कमर्शियल पेपर भी अनसिक्योर्ड होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी अनसिक्योर्ड होता है। एंड नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इश्यू कौन करता है, बैंक करते हैं। अगेंस्ट द मनी दैट इज डिपॉजिट, जो आपने मनी डिपॉजिट करा रखा है उसके अगेंस्ट ये आपको इश्यू करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। द पेड ऑफ दिस डिपॉजिट रेंज बिटवीन 91 डे टू 1 ईयर, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि ये 1 साल तक होता है। सीपी नहीं है, सीडी है, ध्यान रखिए। सीडी इज अवेलेबल फॉर ए मिनिमम अमाउंट ऑफ 1 लाख, ठीक है ना। इसका 1 लाख होता है। अभी हम पढ़ गया था कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर कितना होता है, मिनिमम अमाउंट 5 लाख। इस चीज को आपको याद रखना है भाई साथ साथ। एक तो होता है सीपी, एक है सीडी। सीपी कितना था, 5 लाख, और ये कितना है, 1 लाख। क्योंकि सीपी बड़ा होता है, बड़ी कंपनी इशू करती है, सीडी हर कोई इशू कर सकता है, बैंक वगैरह, ठीक है ना। तो ये आप इसमें देख रहे हो, ये कौन इशू करेगा, कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इसको इशू करती है, ठीक है। और ये जनरली सेकेंडरी मार्केट में इसको सोल्व किया जाता है, ठीक है। ये भी इजीली ट्रांसफरेबल होती है, ठीक है भाई। हो चुका है 90 डे टू 1 ईयर इसका टाइम होता है। शॉर्ट टर्म आप लिख सकते हो। कौन इशू करता है, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। कौन इशू करता है, कितने टाइम के लिए किया जाता है, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। शॉर्ट टर्म वाला तो एक परमानेंट पॉइंट है, मनी इंस्ट्रूमेंट्स में आप लिख सकते हो। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होता है फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड सीजनल। तो ये 2 पॉइंट तो परमानेंट है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। बाकी जितने भी आपको पॉइंट आते हैं आप कोशिश करेंगे तो आपका ये टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। अब है कमर्शियल बिल। अब देखिए, अब स्टूडेंट्स आपको क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि कमर्शियल बिल है या ट्रेजरी बिल है या कमर्शियल पेपर है, ये तीनों तो एक ही चीज से लग रहे हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है। ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट का ट्रेजरी, और गवर्नमेंट का ट्रेजरी मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बात खत्म। कमर्शियल पेपर मीन्स बड़ी बिजनेस, जो बड़ा बिजनेस हाउस है वो इशू करता है। अब कमर्शियल बिल वही होता है जो आप पढ़ गए थे 11th क्लास वाला बिल, ठीक है ना। आपने चैप्टर पढ़ा था ना बिल ऑफ एक्सचेंज, वही है। तो मैं यहाँ पे एक आपको एक लाइन लिख के दे रहा हूँ, आपको याद रखना है। कमर्शियल वही है 11th क्लास वाला बिल, 11th में जो आपने पढ़ा था ना कमर्शियल बिल ऑफ एक्सचेंज वाला, वही है ये उसी की बात कर रहा है, ठीक है। इट इज ए शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, बताने की जरूरत नहीं है। यूज फॉर फाइनेंस द क्रेडिट सेल, आपने पढ़ा था, याद होगा। क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, हम गारंटी देते हैं तो बिल मांगते हैं, फिर बिल को लिखा जाता है, एक बंदा बिल एक्सेप्ट करता है, बीआर बीपी, हमने पढ़ा था 11th क्लास में। वो सारा जो झंझट है वो है कमर्शियल बिल, ठीक है। इसको ट्रेड बिल भी बोलते हैं। दिस बिल इज इशू बाय सेलर, इशू कौन करेगा, सेलर करेगा। किसको, बायर को, और बायर उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ये आपने पढ़ा था। इसका टाइम पीरियड होता है ऐसे 30 डे, 60 डे, 90 डे, ठीक है ना। आपने पढ़ा था 3 महीने का बिल, 4 महीने का बिल, वो सारी चीजें इसमें। तो ये देखो मैंने यहाँ पे एक वही ड्रॉ किया है, आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए 11th क्लास में जो मैंने पढ़ा था। एक ड्रॉर होता है, एक ड्रॉई होता है, ठीक है ना। ये सेलर होता है, ये परचेजर होता है, ये गुड्स की सप्लाई कर रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। साथ में बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहे हैं। फिर ये क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा,
ठीक है, एक्सेप्ट करके इसको ये अपने पास वापस रख लेते हैं, ठीक है ना। ये बैंक से डिस्काउंट भी करा सकता है, अपने पास भी रख सकता है, किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर भी कर सकता है। तो वो सारी जो बातें हैं कमर्शियल बिल, ट्रेडेबल वाली 11th क्लास वाली बात है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे ये 5 इंस्ट्रूमेंट्स हो चुके हैं। 6 इंस्ट्रूमेंट था हमारा रीपर्चेज एग्रीमेंट्स। रीपर्चेज एग्रीमेंट्स में क्या होता है, जनरली बैंक के बीच में होता है। इसमें एक बैंक दूसरे बैंक को कुछ पैसे देता है, बदले में उसकी सिक्योरिटी ले लेता है, ठीक है ना। कुछ टाइम के बाद में वो उसको हायर प्राइस पे वापस परचेज कर लेता है, ठीक है ना। तो इसका जो भी प्राइस का डिफरेंस रहता है वो भी एक तरह से उसके लिए अर्निंग होती है जो कैश देते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इसको इतना ही समझ लीजिए कि ये बैंक के बीच के ट्रांजेक्शन है। इसमें सिक्योरिटी को हम एक बार सेल कर देते हैं या हम उसके बदले में पैसे ले लेते हैं, और बाद में जब उसको खरीदते हैं ना तो वो उस जो करंट रेट होता है उस रेट पे उसको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो रीपर्चेज एग्रीमेंट्स जनरली आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम 5 इंस्ट्रूमेंट्स ही पढ़ेंगे। 5 इंस्ट्रूमेंट्स पे आप जम के ध्यान दीजिएगा। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान आपसे मैसेज कर सकते हो। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मनी मार्केट का मीनिंग और उसके इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, इतना हमने किया है, तो आप इसको देख लीजिए। ओके।